जी मुझे प्लीज आप लोग चैट में बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ अमेजोन सर्विस सेंट्रल की। अच्छा, अब कल के लेक्चर से एक चीज एडिशन में आप लोगों को दिखाना चाह रही थी जो कल मिस हो गई। एक तो मैं आपको वेरिएशन बता देती हूँ कि हमें ऐड करनी हो तो हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपको एक SKU के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। हमें अपनी इन्वेंट्री को कोई भी नेम देना होता है अपनी याद दहानी के लिए। तो वो हम कैसे देते हैं और वो क्यों रिक्वायर्ड होता है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, और उसके बाद हम शिपिंग प्लान देखेंगे कि वो कैसे बनता है, क्या 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, आइटम लेबल कैसे प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता दिखा देती हूँ। ठीक है, कल जो हम लिस्ट बना रहे थे उसको अगर हमने रिज्यूम करना हो, जैसे अभी आपने सेव एंड फिनिश नहीं की थी, वो ड्राफ्ट में चली जाती है, तो वो रिज्यूम भी हो जाती है अगर आपने डिलीट नहीं की हुई। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कल हमने प्रोडक्ट ऐड करनी सीखी थी, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था कि हमने जब कोई सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करनी हो तो हम यहाँ से जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको वो एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि कल आपने 8:35 PM के ऊपर एक लिस्ट क्रिएट की है कि आप उसको रीस्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो वही लिस्ट है जो कल हम बना रहे थे। ठीक है, इसको मैंने रीस्टोर कर दिया। अच्छा, रीस्टोर करने के बाद सबसे पहले आपके पास सप्लायर डिस्क्रिप्शन की टैब आ रही होती है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि यू आर करंटली व्यूइंग अ न्यू वर्जन ऑफ एड अ प्रोडक्ट इंटरफेस विद द इनहैंस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। कल से पहले ये डैशबोर्ड ऐसा दिखाई नहीं देता था, ये कल चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो आपको बता रहा है कि आप एक नए इंटरफेस को देख रहे हैं, जिसके ऊपर अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्प पेज को विजिट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट आइडेंटिटी होती थी, ऑफर होती थी, 4 टैब्स होती थी, उसके बाद एडवांस व्यू का एक ऑप्शन होता था, वो हम उसको ऑन कर लेते थे। अब क्या हुआ है कि सप्लायर डिस्क्रिप्शन की उन्होंने फर्स्ट टैब ऐड कर दी है और कंट्रीब्यूशन SKU लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये सप्लायर, जैसे अब हम सप्लायर है ना, हम बेचने आए हुए हैं अमेजोन के ऊपर, तो हमने अपनी प्रोडक्ट को कोई निक नेम देना है। ठीक है, निक नेम हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी प्रोडक्ट के फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं या आपके फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है, बाथ ट्रे था, तो इसका मैंने दोनों के फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट्स ले लिए, BT, देन डैश SKU डैश, आगे से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से दे दी, 445। ठीक है, या इसको आप 66 कर दें, BT डैश SKU डैश 66। ये आपने एक अपने स्टॉक को निक नेम दे दिया, एक सूडो नेम दे दिया। अगर आप वेरिएशन ऐड कर रहे हैं तो आप हर वेरिएशन को एक अलग सूडो नेम देते हैं। ठीक है, एक SKU असाइन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए होता है। ठीक है, एक जो आपने कंट्रीब्यूशन SKU दे दिया, वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाता है, और वो आप उसी वेरिएशन के लिए यूज करते हैं जिसको आपने वो नाम दिया होता है। ठीक है, साउंड का अभी भी मसला आ रहा है? सबको ही आ रहा है या सिर्फ निदा एंड ये कोई और है, B2043? साउंड ब्रेक हो रही है अभी? साउंड ठीक है बिल्कुल ओके। अब ये जी मैम वाले को मैं समझ नहीं सक रही, ये साउंड ब्रेक होने पे जी कह रहे हैं या नहीं हो रही पे जी कह रहे हैं? अच्छा जी, अब जिनको इशू नहीं आ रहा ना, इट मीन्स कि उनका इंटरनेट ठीक चल रहा है, और जिनको इशू आ रहा है इसका मतलब है उनका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। तो आप लोग अपने इंटरनेट को रिफ्रेश कर लें और फिर सुने सेशन को।
बिकॉज मेरे एंड से तो अभी ठीक ही चल रहा है और बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सो ये आपने एक SKU असाइन कर दिया। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है? आज थोड़ा सा स्लो तरीके से, ठीक है? उसके बाद हम शिपमेंट प्लान पे चले जाते हैं। अब हम प्रोडक्ट आइडेंटिटी की टैब पे आ गए। प्रोडक्ट आइडेंटिटी की टैब पे आने के बाद आपके पास वो कह रहा है कि आइटम नेम क्या है। आइटम नेम ऑलरेडी हमने जो कंटेंट राइटर से टाइटल लिखवाया होता है वो हम टाइटल को इसके अंदर डालते हैं। हम खाली बात ट्रे नहीं लिखेंगे, हमने जो उसका टाइटल रेडी करवाया है कीवर्ड्स के साथ हम वो इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ब्रांड नेम के ऊपर आपको आपका जो भी ब्रांड नेम होता है आप वो मेंशन करते हैं। और उसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, जो कि होता है आपका यूपीसी कोड। जो हमने देखा था कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ लिस्ट क्रिएशन क्या थी, कि हमारे पास बार कोड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और इमेजेस होने चाहिए। तो ये हमने GS1 से खरीदा हुआ है और ये 13 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। इसके आगे हमें ऑप्शन आ रही होती है कि ये क्या है, ये GTIN है, ये यूपीसी है, ये EAN नंबर है। तो हम यहाँ पे यूपीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आइटम टाइप नेम के ऊपर भी स्टैरिक लगा हुआ है और इसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं कि ये बाथ ट्रे है या वुडन बाथ ट्रे है, जो भी आपने लिखा होता है। मॉडल नंबर जिसकी जिन इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टैरिक लगा होता है वो लाजिम होती है, ठीक है? जिन पे स्टैरिक नहीं लगा हुआ वो हम छोड़ भी सकते हैं। तो मॉडल नंबर के ऊपर अगर आप आते हैं और इस पे स्टैरिक लगा हुआ है तो ये मॉडल नंबर आपको आपका सप्लायर भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इन केस सप्लायर कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई इतना यूनिक मॉडल नंबर नहीं है, देन हम अपनी मर्जी से इसको कोई भी नंबर असाइन कर लेते हैं और वो इसके साथ फिक्स्ड हो जाता है। देन आ रहा है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में हमने ये चाइना, UK, USA ऐसा कुछ भी नहीं डाला। हम अपने ही ब्रांड को कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, ठीक है? तो इसमें आप अपने ही ब्रांड नेम को मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप चले जाएं ऑफर की टैब में। ऑफर की टैब में जाने के बाद आप जिस भी प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद उसकी कंडीशन टाइप बताएंगे कि ये न्यू है या यूज लाइक न्यू है या वेरी गुड है या गुड है। सो हम हमेशा नई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो हम न्यू को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब लिस्ट प्राइस विद टैक्स, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है तो आप अपनी प्राइस को ब्रेक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमने अपनी प्राइस डाल दी, अंडरस्टूड है कि हमें इस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है? उसके बाद आपके पास फुलफिलमेंट चैनल आ जाता है कि आप इसको मर्चेंट के थ्रू करना चाह रहे हो, खुद बेचोगे, खुद पिक पैक शिप सर्विस दोगे, या अमेजोन की सर्विस देना चाहते हैं। तो हम इसमें अमेजोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाए आप प्रोडक्ट डिटेल्स की टैब में। प्रोडक्ट डिटेल की टैब में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखवाई होती है आप यहाँ आके कॉपी पेस्ट कर दें, चाहे तो आप इसको ऐड मोर पे जाके मजीद स्लॉट्स निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है? अदरवाइज आपकी जहाँ पे भी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो फर्स्ट के अंदर भी आ जाती है। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स पे आपने ऑलरेडी लिखवाए होते हैं, ठीक है? लिखवाने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैंने एक ही सब में कर दिया था टाइम की बचत के लिए आप जिनने जो 5 बुलेट पॉइंट्स रेडी करवाए होते हैं वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं। देन आपने अपनी प्रोडक्ट की मटेरियल बताना है कि क्या है, ये हमारा वुड था या बैम्बू वुड था, वो हमने मेंशन कर दिया। अगर आप कोई कॉटन, सिल्क या कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसके अंदर उसका मटेरियल लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स यानी आप कितनी नंबर ऑफ आइटम्स बेच रहे हैं, ठीक है? हमारी एक ही ट्रे है, हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। कलर पूछा, कलर उसका जो भी होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, आप जो भी कलर बेच रहे हैं आप उसके अंदर इसको लिख देंगे। साइज भी आपको सप्लायर जो है वो प्रोवाइड करता है, अगर आप चाहें तो इसको साथ में सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? प्लस पार्ट नंबर और मॉडल नंबर सेम होता है। वो जो आपने BT पहले लिखा था वही सेम आप BT 5664 यहाँ पे भी लिख दें। आइटम शेप क्या है, आपको पता है कि ये स्क्वायर है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जिस जो ओवल है या रेक्टेंगुलर है आप वो मेंशन कर सकते हैं, वेज है, किसी भी तरह की है। इस द आइटम डिश वॉशर सेफ, इसकी हमारे से रिलेटेड नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है? कि अगर इसके साथ डिश वॉशर यूज करके इसको धोया जाएगा, साफ किया जाएगा तो सेफ है कि नहीं है, आप इसको खाली ब्लैंक छोड़ दें। कोई पावर प्लग लग रहा है
कोई बैटरी आइटम है हमारी, नो प्लग है, हमने इसको लिख लिया। फर्जाइल है, खराब होने वाली है नहीं खराब होने वाली, इसमें आपने येस और नो में से सिलेक्ट करना होता है। ओवन सेफ है या नहीं है, ऑब्वियसली अभी हमारी इस प्रोडक्ट का ओवन में से तो कोई काम नहीं है ना, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दें या इसको यस डाल दें। फिर आपको रिकमेंडेशन वेट कह रहे हैं कि कितना किसका वेट हो सकता है। तो आपने देखा होता है, आपने अपने प्रोडक्ट पे काम किया होता है, उसकी सोर्सिंग की होती है, आपको पता होता है अच्छा इसका मैक्सिमम वेट इतना होगा, ये सप्लायर आपको बता देते हैं कि इसका वेट कितना है। देन आप उसका वेट जो है उसके यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, किलोग्राम्स हैं, ग्राम्स हैं, पाउंड्स हैं, आउंसेस हैं, मिलीग्राम्स हैं। आप उसमें से जो भी आपको सप्लायर ने बताया होता है किलोग्राम से, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन आप आ जाए जी सेफ्टी एंड कंप्लायंस के ऊपर। यहाँ आके आपकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है। अब आपने यहाँ पे वो सच सच कंट्री बतानी होती है जहां से आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स किया है। चाइना है तो चाइना लिख दें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दें, कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से भी आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स किया है, मंगवाई है अपनी आइटम, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब यहाँ वो पूछ रहा है ये बैटरी आइटम है, हमने कहा नहीं है, इसमें कोई डेंजरस गुड रेगुलेशंस इंक्लूड हैं, हमने कहा जी नॉट एप्लीकेबल। फिर उसने पर्टिकुलरली आइटम का वेट पूछा, उसका यूनिट पूछा, उसकी सप्लायर का कोई रेगुलेशन, मटेरियल रेगुलेशन है या नहीं है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास बिफोर हैंड होती है प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले, और आपको सप्लायर ने इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, वो आपने इसके अंदर पुट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी इमेजेस, इमेजेस को वन बाय वन करके हम इसमें अपलोड कर देते हैं, ठीक है। देन शिपिंग आ जाती है, शिपिंग की टैब के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ से आइटम लेंथ, आइटम विड्थ, आइटम हाइट, ये हमें सप्लायर ने इंफॉर्मेशन दी होती है, हम इसको पुट ऑन कर देते हैं। फिर पैकेज डायमेंशन, पैकेज विड्थ, पैकेज लेंथ, पैकेज हाइट आती है। ये मैंने कल आपको बताया था कि जो एक बार ट्रे है वो खाली आपने ऐसे तो नहीं बेच देंगे ना, उसके अंदर कोई पॉली बैग होगा, उसका कोई बॉक्स रेडी हुआ होगा, बॉक्स का भी एक अपना थोड़ा सा वेट होता है, तो वो थोड़ा सा डायमेंशन के अंदर फर्क आ जाता है, तो वो भी आपको सप्लायर ने प्रोवाइड की होती है, वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। पैकेज का वेट बताना है। देन अब आप सेव एंड फिनिश कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने अभी आज के इंटरफेस में ये देखा है, हम मोर एट्रीब्यूशन को जरा ओपन कर लेते हैं, और इसमें अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे ये अभी एरर दे रहा है। ये यूपीसी आई थिंक यूज हुआ है शायद इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हाँ, अगर आपकी ओकेजनल प्रोडक्ट होती है, एनिवर्सरी, बर्थडेज या क्रिसमस से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल कॉम्पोजिशन उसने हमें दे दी है, केयर इंस्ट्रक्शन अगर किसी किस्म की है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, जब आप मोर एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास और टैब्स नजर आ जाती हैं, जो एसेंशियल होती हैं वो तो आप कर रहे होते हो ना, फिल कर रहे होते हो, लेकिन जो नहीं है, जितनी ज्यादा आप डिटेल प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा है कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में देखें ना। अब वो आगे वॉटेज यूनिट आ गया, पावर प्लग है नहीं है, फिनिश टाइप, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज देख रही हूँ, जैसे हमारी बैक एंड सर्च टर्म्स थी, वो अब मुझे नजर नहीं आ रही हैं, शायद अमेजोन ने उसको चेंज कर दिया है। अदरवाइज बैक एंड सर्च टर्म्स को अपलोड करने के लिए एक टैब होती है, उसके अंदर हम अपनी बैक एंड सर्च टर्म्स अपलोड करते हैं। तो मे बी उन्होंने इंटरफेस चेंज किया है तो उसको रिमूव कर दिया हो। यस, मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आई है। वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। सप्लायर डिक्लेरेशन को एक दफा देख लेते हैं, ओके। प्रोडक्ट आइडेंटिटी को एक दफा देख लेते हैं। इसमें भी नहीं है। ऑफर में देख लेते हैं।
अच्छा, ऑफर के अंदर ना उसने आपको जो मजीद इंफॉर्मेशन डालने के लिए दी है, नहीं जी, पार्ट नंबर और मॉडल नंबर सेम है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो कि एक बायर हमारे पेज पे आके सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स खरीद सकता है या 6 खरीद सकता है, तो आप यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने कोई सेल प्राइस लगानी है, 22 पाउंड के आप बेच रहे थे और अब आपका इरादा है जी 4 पाउंड ऑफ करने का, तो आप सेल लगा सकते हैं, वो प्राइस कट ऑफ करके नजर आएगी। और सेल की डेट लगा दें कि जी मैंने 1 वीक की लगानी है या 2 डेज की लगानी है या 3 डेज की लगानी है, तो यहाँ आप अपनी डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने डमी लिस्ट बनाई हुई है और आपकी रिलीज डेट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी इन्वेंट्री भी पहुंचने में महीना पड़ा हुआ है, तो अब आप अपनी रिलीज डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स आप चाहेंगे कि ये आपकी जो भी डेट है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आफ्टर 2 मंथ्स के बाद शो हो, यानी आपकी लिस्ट की जो डेट है वो 2 महीने के बाद शो होनी चाहिए ताकि आपको हनीमून पीरियड मिल सके। तो यहाँ आके आप अपनी जो लॉन्च डेट होती है, जहाँ जब आप समझ रहे होते हैं कि मेरी प्रोडक्ट लाइव हो सकती है, वो डेट यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है। गिफ्ट ऑप्शंस, अगर आप कहते हैं कि जी कोई गिफ्ट मैसेज डाल के भेजा जाए या रैपिंग शीट साथ भेजी जाए, ये अगर आप ऑन करते हैं तो इसके कहीं ना हिडन चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपने वो हिडन चार्जेस देने हैं या नहीं देने। फिर हम प्रोडक्ट डिटेल पे आ जाते हैं, वो हमने चेक कर लिया था। यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड्स आ रहे हैं। यस, यहाँ आपने वो बैकएंड सर्च टर्म्स जो है वो अपलोड करनी होती है। ये चीज आ गई जेनेरिक कीवर्ड्स के अंदर, आपने वो बैकएंड सर्च टर्म्स अब जो है ना यहाँ पे अपलोड कर दें या पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ आप वो सर्च टर्म्स डाल सकते हैं। स्पेशल फीचर अगर आप इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं, कलर कोडेड है, ड्यूरेबल है, या लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ भी वाटर प्रूफ है, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर की ऑप्शंस पे जाके तो वो आपके स्पेशल फीचर्स को भी इसके अंदर हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका होता है। अब हम वेरिएशंस देख लेते हैं। वेरिएशंस की टैब पे जाएं आप, और यहाँ जाके आपकी किसी भी तरह की वेरिएशन होती है। अगर मटेरियल की है तो आप मटेरियल को सिलेक्ट कर लें, कलर की है तो आप कलर को सिलेक्ट कर लें। कलर के बाद आपने उसके कलर्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो ग्रे और वाइट में बाथ ट्रे बेच रहे हैं। ग्रे और व्हाइट कलर ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन एसकेयू है, जैसे अगर अभी आपने जो नेचुरल वुडन में बेच रहे हैं उसका BT SKU 566 लिखा था या 66 लिखा था, तो अब आपने ग्रे को कोई असाइन कर देना है। BT SKU 77 मैंने ग्रे को दे दिया, और BT SKU 88 मैंने व्हाइट को दे दिया। अब इसके अगेंस्ट मेरे पास बार कोड्स होने चाहिए जो मैंने ऑलरेडी खरीदे हों, वो मैं यहाँ से यूपीसीज को सिलेक्ट कर लूंगी। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये चीज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम अलग अलग, ग्रे के लिए अलग यूपीसी डालेंगे, व्हाइट के लिए अलग यूपीसी डालेंगे। फिर हमने यहाँ से ऑफर टाइप देख लेनी है कि ये न्यू है, इन दोनों को हमने न्यू पे सिलेक्ट कर लेना है। हम देखेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो सेम है या थोड़ा सा फर्क है। जो वुड वाली हम बेच रहे हैं या ब्राउन कलर में बेच रहे हैं वो हम 22 में बेच रहे थे, ये हम 21 और 22 या 23 कर देते हैं। अप टू यू, अगर मार्केट में ज्यादा ऊपर नीचे प्राइस चल रही है तो आप उस लिहाज से प्राइस लेते हैं। क्वांटिटी के अंदर हम इसके 100 यूनिट्स वैसे ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपने जब सेव एंड फिनिश करना है तो ये आपकी साथ ही वेरिएशन भी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आपने यूपीसीस डालने हैं जो आपके पास कोड होगा आपकी, इसके साथ जब आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपके पास इस तरह की वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी। वेरिएशन कैसे नजर आती है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, आपकी ब्राउन कलर की पेरेंट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वाइट ग्रे या जो भी कलर्स हैं आपकी सेम प्राइस है या कम प्राइस है, वो यहाँ इस तरह से नजर आएंगे। तो जब बायर आपके पेज पे आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा आप सिर्फ एक कलर नहीं बेच रहे, आपके पास 2 से 3 मजीद कलर्स हैं और उनकी प्राइसेस ये हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आप गौर करें तो हर वेरिएशन का SKU डिफरेंट होता है और हर वेरिएशन का जो एसिन होता है वो भी डिफरेंट होता है। अगर आप ग्रे पे क्लिक करें तो ये 9 पीस के एंड पे आ रहा है। ब्राउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें QW इसका आ रहा है। जब आप नेचुरल वाले पे करेंगे तो इसका एसिन चेंज है। तो आपके एसिन्स चेंज होते हैं आपकी वेरिएशंस के साथ, और इनके लिए अलग हमें यूपीसी चाहिए होता है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, वेरिएशंस कैसे ऐड करते हैं और लिस्टिंग क्रिएट कैसे की जाती है? मुझे चैट में बता दें। प्लीज सब बताइएगा ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। यूपीसी आपके यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं जो आपने GS1 की वेबसाइट से बाय करना होता है। यूपीसी आपको कैसे नजर आता है और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होता है आपका यूपीसी। ठीक है, ये बार कोड होता है, इसके इस डिजिट के अंदर आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप खरीद रहे होते हैं तो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब इसको स्कैन किया जाता है इस नंबर को तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, किस कंपनी की है, कितनी प्राइस में बिक रही है, क्या इसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये प्रोडक्ट बनी कैसी हुई है, ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप इसकी पुट ऑन करते हैं वो सारी आपकी नजर आ रही होती है। तो इसको कहते हैं यूपीसी कोड। ये 60 पाउंड्स के आपको 10 मिलते हैं GS1 की वेबसाइट से। GS1 से खरीदना क्यों अच्छा है, जरूरी है? वो अथेंटिक होते हैं। समटाइम्स आपको 5642 एरर कुछ इस किस्म का अमेजोन की तरफ से आ रहा होता है, तो उसके लिए आपको अपने यूपीसी की अथेंटिसिटी के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर आपको वहां से सर्टिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्पीडी बार कोड से ईबे से खरीदेंगे तो वो इतने अथेंटिक नहीं होते, क्योंकि GS1 जो है ना वो ओरिजिनेटर है, प्रोड्यूसर है तमाम यूपीसी कोड का। तो हम रेकमेंड यही करते हैं कि आपने जो कोड खरीदने हैं बार कोड वो यूपीसी से खरीदने, GS1 से खरीदें। जी, अपनी तरफ से कुछ भी SKU आप बना सकते हैं। जी बिल्कुल, कंपनी के नेम पे आपको यूपीसी असाइन होते हैं, ब्रांड नेम पे, कंपनी नेम पे। जी बिल्कुल देनी पड़ती है। यूपीसी क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ये उनका जो हफ्सा इनका नंबर बैंक होता है। जब जब आप GS1 के साथ साइन अप करते हैं ना तो आपका एक पोर्टल उनके साथ बन जाता है। तो उस पोर्टल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, एक्सेल की फाइल में आप अपने यूपीसी को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का स्टिकर भी जनरेट कर सकते हैं। जब आप GS1 को ओपन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको वहां पे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कैसे होती हैं वहां से। नहीं, अभी आपने मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं भेजना।
अभी आप अपने पास ही रखेंगे इसको GS1 को। मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आगे क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम आगे मूव करें? ओके, ठीक है। अब जी हमने जब चाइना में आपकी प्रोडक्शन रेडी हो रही है, तो आपने सप्लायर से, जब आपको मैंने बताया था कि हमें एक 5665 एरर फेस करना पड़ता है और उसको हमने रिमूव करना होता है। वो आता इसलिए है कि हम ब्रांड ऑनर हैं कि नहीं है, हम हाईजैकर्स तो नहीं है, हम किसी की लिस्ट तो नहीं बेच रहे। तो हम अपने सप्लायर से कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का एक इंसर्ट कार्ड या थैंक यू कार्ड बना लें। ठीक है, इंसर्ट कार्ड और थैंक यू कार्ड। काइंड ऑफ ये हमारा इंसर्ट कार्ड होता है। हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसका इंसर्ट कार्ड बनता है। इस किस्म का आप डिजाइन कराते हैं ग्राफिक डिजाइनर से। स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, और उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इसको अफिक्स करवाते हैं और एक स्टिकर ले लेते हैं जिसके अगेंस्ट हमने लिस्टिंग की होती है। जो हमने यूपीसी कोड लिस्ट क्रिएट करते हुए डाला होता है उसका एक स्टिकर हम निकाल लेते हैं और सप्लायर को एक स्टिकर भेज देते हैं कि आप इसके ऊपर अफिक्स करके इसका प्रिंट निकाल के हमें प्रोडक्ट के इमेजेस भेजते हैं, टेबल पे रख के हाथ में पकड़ के। बिल्कुल क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल होना चाहिए ये, कि अगर अमेजोन इसको स्कैन करे तो उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन जाए। ऐसा ना हो कि हमने एडोब फोटोशॉप यूज किया है या किसी किस्म की और चीज यूज की है, तो हम जो है उसको चीट कर रहे हैं अमेजोन को कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो जेन्युइन पिक्चर्स उसको चाहिए होती हैं, रियल पिक्चर्स चाहिए होती हैं। तो इस तरह से सप्लायर आपके साथ वो करता है, कोऑर्डिनेट करता है और आपको कुछ तस्वीर भेज देता है और उसकी बेसिस पे आप केस ओपन करते हैं और देन आप जो है वो 5665 एरर रिमूव करते हैं। तो जो यूपीसी कोड होता है वो हमें सिर्फ एक इंसर्ट कार्ड के ऊपर लगाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। हमें उसको प्रिंट नहीं करना या बनाना, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल नहीं करवाना। प्रोडक्ट के ऊपर लेबल आपने क्या चीज करवानी होती है? आइटम लेबल। आइटम लेबल कहाँ से निकलते हैं और वो क्यों हमें चाहिए होते हैं? आइटम लेबल जब तक आइटम के ऊपर नहीं लगे होंगे, अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है या आपके ब्रांड नेम के अंडर है ये प्रोडक्ट? ठीक है, तो हमें आइटम लेबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जहां आप अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं, जो भी डमी लिस्ट होती है, इनएक्टिव और आउट ऑफ स्टॉक के स्टेटस में वो आ रही होती है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें, इसके एडिट वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ आपके पास प्रिंट आइटम लेबल्स की ऑप्शन आ रही होती है। आप प्रिंट आइटम लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और जितने भी आपने आइटम लेबल्स निकालने होते हैं, अगर आपकी 3000 की इन्वेंट्री थी या 1000 की इन्वेंट्री थी, तो आपने क्या किया कि 1000 जो है वो आइटम लेबल्स आपको रिक्वायर्ड है। आपने कहा कि मुझे 1000 आइटम लेबल निकाल दें। ये आप फाइल जो है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपने फोर्थ वन ऑप्शन यूज करनी होती है। यस, 1 2 3 4, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये A4 वाली आपको मिल रही होगी, 33.9 mm ऑन A4। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो गई है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके आइटम लेबल्स हैं, जिसमें उसने आपको SKU जो असाइन किया हुआ है वो दे दिया, आपकी कंपनी का नाम दे दिया, क्या प्रोडक्ट का नाम था वो भी इसके ऊपर आ गया, आइटम आपकी किस कंडीशन में है वो भी आ गई। अब जब ये चीज आपने क्या करनी है, फाइल डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देनी है और उससे कहना है कि ये आइटम लेबल्स मेरे जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर लगा दो। उसके ऊपर जो भी पॉली बैग लगाया हुआ है या जो भी आपकी इंसर्ट कार्ड पे आप लगवाना चाह रहे हैं
वो आप उसके ऊपर पेस्ट करवा देंगे। अगर आप सप्लायर से ये लगवाएंगे तो सप्लायर इसके कोई चार्जेस नहीं लेता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देता है। लेकिन इन केस आपकी प्रोडक्ट चाइना से निकल आई, तब तक आपकी डमी लिस्ट नहीं बनी हुई थी, अब आपने आइटम लेबल्स लगवाने हैं, तो वेयर हाउस वाले, जो मैंने आपको बताया था कि वेयर हाउस में आप अपनी इन्वेंट्री रखते हैं, आप उनसे कहते हैं कि मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर आइटम लेबल्स लगवा दो। वो आपसे 0.0, 0.5, 0.50, 0.25, 0.40 कोई भी प्राइस चार्ज करता है हर आइटम लेबल को फिक्स करने का, क्योंकि मशीन के थ्रू लगते हैं, तो वो आपसे चार्जेस लेता है और वो लगा देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर Amazon का प्रोवाइडेड आइटम लेबल लगा होगा। Amazon उसको स्कैन कर सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छा ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आप आइटम लेबल्स की फाइल अपने सप्लायर्स को भेजते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ये आइटम लेबल्स क्या हैं और कैसे निकलते हैं? वहां रिपीट करने के लिए आप दोबारा वीडियो प्लीज देखें। अगर आप सेलर अकाउंट बना भी लेते हैं ना, तो आप सिर्फ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और शिपमेंट प्लान की क्रिएशन कर सकते हैं, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इन्वेंट्री नहीं होगी आपके सेलर सेंट्रल के अंदर, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये चीजें तो बहुत आसान है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट के अकाउंट को ओपन करते हैं, और अगर आपने अच्छे से लेक्चर सुना हो या नोट्स बनाए हो, तो आप उन नोट्स को फॉलो करते हुए आराम से जो है वो आइटम लेबल्स भी निकाल सकते हैं, लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिलीव मी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, अब हम मूव करें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, शिपमेंट प्लान। ओके, अब हम शिपमेंट प्लान बनाने लगे हैं। शिपमेंट प्लान का मकसद क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, और वहां से आपने यूनिट्स जो हैं, जितने भी 1000 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए, जितने भी यूनिट्स आपने अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंचाने हैं, आप उसका एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है, शिपमेंट प्लान जब आप क्रिएट करते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री का जो स्टेटस होता है वो इन ट्रांजिट होता है। देन अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचने में उसकी चेकिंग के बाद वो अवेलेबल के स्टेटस में कन्वर्ट होती है। और इस पूरे टाइम फ्रेम में, या अगर आप देखें प्रोसेस के अंदर, आपको 10 दिन का जो है वो टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब हमने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है, वो हम कैसे बना सकते हैं, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है वो मैनेज इन्वेंट्री की टैब में पड़ी होती है। आपने जिस भी प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान बनाना होता है वो आपको मैनेज इन्वेंट्री के अंदर से मिल जाती है। यहाँ अभी हमारे पास एक ही लिस्ट पड़ी है, एक ही प्रोडक्ट पड़ी है, उसको हम क्या करते हैं कि इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। इसी तरह एडिट के सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री की टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 पहला स्टेप, स्टेप 2 और स्टेप 3 पर मुश्तमिल शिपमेंट प्लान आ जाता है। जब आप एक नया नकोर अकाउंट जो है निकालेंगे, तो वहां आपके पास ऑलरेडी एडिट प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, आपके पास शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस भी नहीं होता, यानी आपके वेयर हाउस का एड्रेस। अब आपने वेयर हाउस का एड्रेस ऐड करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस की ऑप्शन आ रही होती है, आप इस पे क्लिक करते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। आपका जो वेयर हाउस है जहाँ पे भी है, ऑब्वियसली यूके के अंदर ही होगा, अगर आप यूके पे काम करें तो यहाँ से आप कंट्री रीजन यूके सेलेक्ट कर लेंगे। वेयर हाउस के जो भी ऑनर है या जो भी आपसे डील कर रहा है उसका नाम लेंगे, उसके वेयर हाउस का पूरा एड्रेस आपके पास होता है, ऑब्वियसली आपने बुक किया होता है तो आपके पास ये डिटेल्स होती हैं, किस सिटी में है वो, क्या स्टेट है, क्या जिप पोस्टल कोड है उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करके आप सेव कर देते हैं।
तो फिर वो हमेशा के लिए आपके पास इस तरह से सेव आ जाता है कि यहाँ से आपने हमेशा आपने इन्वेंट्री भिजवाया करनी है अपने वेयर हाउस से, ठीक है। तो वो आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के सेव कर देते हैं, फ्यूचर के लिए वो सेव रहती है, बार बार आपको इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपकी लिस्ट एडिट नजर आएगी, लेकिन आगे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आपने इंडिविजुअल यूनिट्स का प्लान बनाना है या केस पैक का प्लान बनाना है। इन दोनों में फर्क क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स का फर्क ये होता है कि अगर आपके एक बड़े मास्टर कार्टन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें ना कि आपकी प्रोडक्ट की 2 या 3 वेरिएशंस हैं, और इंडिविजुअल यूनिट्स को आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपकी 3 वेरिएशन एक ही मास्टर बॉक्स के अंदर ऐड है, यानी रेड ग्रीन ब्लू एक ही मास्टर कार्टन के अंदर पैक हुई है, तो आप इंडिविजुअल यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप केस पैक को कब सिलेक्ट करते हैं? जब एक मास्टर कार्टन के अंदर खाली ब्राउन की वेरिएशन पड़ी हुई है, दूसरे मास्टर कार्टन के अंदर व्हाइट की वेरिएशन पड़ी हुई है, तीसरे मास्टर कार्टन के अंदर ब्लू की वेरिएशन पड़ी हुई है, यानी हर वेरिएशन अलग अलग डब्बे में पैक हुई हुई है। तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू केस पैक पे क्लिक करते हैं, और हमेशा होता ऐसा ही है नॉर्मली कि आपका हर वेरिएशन अलग अलग बॉक्स में पैक हुआ होता है, ठीक है। व्हाइट के अलग डब्बे बने होंगे, ब्लू के अलग बने होंगे, ग्रीन के अलग बने होंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं जी, हमने एक सिंगल हमारे पैक ऑफ 2 है, तो जी वो एक ही बॉक्स के अंदर पैक ऑफ 2 है, और हमें कोई भी इंडिविजुअल हमें यूनिट्स नहीं रिक्वायर्ड है। अब आपने उसको नाम दे देना है किसी भी किस्म का, पैक ऑफ 2। सप्लायर आपको बता देता है कि आपका जो मास्टर कार्टन है उसके अंदर कितने यूनिट्स पर बॉक्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 12 यूनिट्स आते हैं आपके, और बॉक्स की डायमेंशन आपको सप्लायर ने बता दी होती है 23, 24 समथिंग, ठीक है 26, ये जस्ट मैं रैंडम अपने उसके ले रही हूँ। बॉक्स का वेट आपका लेस देन 15 kg होना चाहिए या 16 होना चाहिए। 15 kg से ऊपर का जो बॉक्स होता है ना, लाइक जो 18-19 को जा रहा होता है या 20 kg का होता है, उसके लिए अमेजोन आपसे थोड़ा सा ना वो एतराज करता है कि उसकी स्पेस, उसके उसने डिफरेंट पैलेट्स बनाए होते हैं, स्पेसेस बनाई होती हैं, वो उसकी स्पेस में पूरा नहीं आ रहा होता, तो आपको कहता है कि बॉक्स चेंज करो। तो इसलिए आप हमेशा सप्लायर को बताएं कि आपको 15 kg के कार्टन के अंदर ही सामान पैक करके भेजा करें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हु प्रिपेयर्स द यूनिट्स, वो कह रहा है कि आपने लेबल हमसे लगवाने हैं कि नहीं लगवाने। तो अगर हम अमेजोन की सर्विस लेते हैं लेबल लगवाने की, तो काफी कॉस्टली होती है, तो हम कहते हैं कि नो जी, हमें आपसे कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं नो प्रिपरेशन नीडेड को, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम आइटम लेवल्स इनसे लगवाते हैं, बॉक्स लेवल इनसे लगवाते हैं, तो ये चार्ज करते हैं, और इनकी चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली सप्लायर या वेयर हाउस वालों से। तो हम नो प्रिपरेशन नीडेड को सेव कर देते हैं हमेशा के लिए, और यहाँ पे हम इस तरह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अब वो इस तरह से आती है, यानी हमारे मास्टर कार्टन के अंदर 8 पीसेस आते हैं, कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं करवानी हमने अमेजोन से। अब वो कह रहे हैं कि अब आप कितने ऑर्डर्स भेजना चाह रहे हो, कितने शिपमेंट भेजना चाह रहे हो, या कितने बॉक्सेस भेजना चाह रहे हो। अब एक बॉक्स के अंदर 8 आ रहा है, अगर हम कहते हैं जी हम 4 बॉक्सेस का शिपमेंट प्लान बनाने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं टोटल 32 यूनिट्स बेचने हैं। हम कहते हैं जी ठीक है, हमने 32 यूनिट्स ही बेचना है। अभी सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, इतनी कम इन्वेंट्री हम बेचते नहीं है बेसिकली, क्योंकि देखें लॉन्च करनी है, पीपीसी चलानी है, काम करना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, यूनिट्स से एक चीज और याद आई कि अगर आप रीस्टॉक लिमिट इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये जो मेरा कर्सर है इसके ऊपर, मुझे ये बता दें मेरी स्पीड तो नहीं तेज, समझ आ रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको समझ आ रही है? इस वक्त साथ साथ ही चल रहे हैं? ओके, साथ ही हैं सब। अच्छा, अब हमने जो है वो, अच्छा जी तेज है, ओके। चले जी, मैं आहिस्ता रहने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये देखिए रीस्टॉक लिमिट पे जब आप क्लिक करते हैं ना, ये आपके पास नीचे आ रहा होता है रीस्टॉक लिमिट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो वो आपको बता देता है कि आप 5,000 यूनिट्स तक मंगवा सकते हैं,
ठीक है, अभी आपने 294 मंगवाए हुए हैं, 4000 के करीब आप मजीद मंगवा सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम इतने ज्यादा यूनिट्स यहाँ पे रख के बाउंड नहीं करते। हम उतने भेजते हैं जितने हमारे बिक जाए, ताकि हम नया प्लान क्रिएट करें, नए जो है ना वो यूनिट्स भेजते हैं, वो बिक जाए, ताकि हमारा एक जो स्कोर है वो मेंटेन होता रहे। हमें टेंशन ना हो कि जी अगर हमारा स्टॉक ना बिका तो हमें पेनलाइज किया जाएगा, हमें जो है वो टेंशन होगी। तो इसलिए हम कहते हैं ओके ठीक है, हम 1000 यूनिट्स तक पहली दफा में भेज देते हैं। 1000 यूनिट्स आपके देख लेते हैं, आप आइडिया लगा लेते हैं कि महीने में बिक जाते हैं या नहीं बिक जाते। इस तरह से अब आपने क्या करना है कि अब आपको वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप 271 यूनिट्स तक मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 20 बॉक्सेस करूं तो तब भी मैं 160 पे पहुंचती हूँ। अभी सिर्फ आप लोगों को मकसद है एक डब्बा क्रिएट करके दिखाना, एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखाना। ठीक है, मैं कह रही हूँ जी मुझे एक बॉक्स रिक्वायर्ड है, ये चले हम इसको 4 कर देते हैं। 32 यूनिट्स चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, रेडी टू सेंड के ऊपर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई प्रिपरेशन नहीं लगवानी, कोई लेबल्स नहीं लगवाने, 0 फीस चार्ज होगी। हम कह रहे हैं जी ठीक है, हमें नहीं लगवानी आपसे, आप कंफर्म कर दें एंड कंटिन्यू कर दें। कंफर्म एंड कंटिन्यू के बाद अब आप आ रहे हैं स्टेप 2 पे। ये देखिए, अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, उस पर टिक का निशान लग गया। और अब आपके पास यहाँ पे सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में क्या है कि अब आपने किस डेट पे अपनी शिपमेंट उठवानी है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि अ, हमने 27 को भेजना है जी, वेडनेसडे को। 27 डेट हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब ये दो चीजों में फर्क आपने देखना है। एक है स्मॉल पार्सल डिलीवरी। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप कम बॉक्सेस मंगवा रहे हैं जो मैन्युअली उठा के इधर उधर रखे जा सकते हैं, तो आप एसपीडी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, सिंपली आप इनको बॉक्सेस की शक्ल में उठा के भिजवा देते हैं अपने वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में। एलटीएल क्या होता है, लेस देन ट्रक लोड। इसमें पैलेट्स होते हैं, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो लकड़ी की पैलेट्स बनी होती हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल बॉक्सेस लगा सकते हैं। वो 6 फुट की भी होती हैं, 5 फुट की भी होती हैं, 4.5 फुट की भी होती हैं, वो उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको ये लकड़ी की एक प्लेट नजर आ रही है जिसको पैलेट बोलते हैं। इसके ऊपर बॉक्सेस लगे हुए हैं ढेर सारे। तो अगर आपका सामान पैलेट की शक्ल में पड़ा हुआ है, आपने पैलेट्स ज्यादा भेजने हैं वहां पे लकड़ी के पैलेट्स में, तो वो आपको बता रहा है कि अगर स्मॉल बॉक्सेस 4 भेजोगे तो आपको 18 पाउंड चार्ज होंगे। अगर आप पैलेट में अपना सामान भेज रहे हैं तो आपने 48.32 पाउंड पे करने हैं। ये शिपमेंट चार्जेस है। ये किसको जाएंगी, ये यूपीएस वालों को जाएंगी जिन्होंने जाना है और हमारे वेयर हाउस से जाके सामान पिक करना है और यहाँ लाके अनलोड कर देना है फुलफिलमेंट सेंटर में। ये प्राइस उनको जानी है। ठीक है, हम कहते हैं जी हम एसपीडी के थ्रू जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और हम अमेजोन की ही सर्विस लेते हैं कि अमेजोन हमें रिकमेंड कर दे या अमेजोन अपने यूपीसी वालों को भेजे हमारे वेयर हाउस में, वो आए सामान उठाएं और जाके जो है वो अनलोड कर दें अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आके वो कह रहे हैं कि जो यूपीएस वाले जाएंगे जिनका पार्टनरशिप है अमेजोन के साथ, वो 18 पाउंड लेंगे। हमने कहा जी ओके ठीक है। उसके अलावा अगर आपने यूपीसी की सर्विस अमेजोन के थ्रू नहीं लेनी तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इनमें से कोई भी लॉजिस्टिक को हायर करें, इनके साथ अकाउंट बनाएं, इनका एनुअल पैकेज खरीदें और इनके साथ आप कहें कि जी आपने जाके मेरी इन्वेंट्री जो है अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में उठानी है और भेजनी है। आप अमेजोन से ये सर्विस नहीं लेना चाह रहे, तो फिर आप इनमें से जो भी आपने सेलेक्ट की होती है उसको सिलेक्ट करके उस पे शिपमेंट प्लान क्रिएट कर देते हैं, या उनको कहते हैं कि आपने इस दिन जाके मेरी सर्विस मेरी मेरी वेयर हाउस से उठाना है। तो ज्यादातर रिकमेंडेड ये है, जो हम भी यूज करते हैं वो अमेजोन की सर्विस यूज करते हैं, ताकि इसमें कोई और थर्ड पार्टी शामिल ना हो। इन्वेंट्री जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ आके देखते हैं जी 18 पाउंड हमें पे करने पड़ेंगे। हम कहते हैं हम एग्री हैं अमेजोन के पार्टनर करियर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, एक्सेप्ट करते हैं चार्जेस को और कंफर्म करते हैं शिपिंग प्लान को। यहाँ पे जब हमने प्रेस कर दिया तो अब हम आ जाएंगे पार्ट 3 पे, स्टेप 3 पे।
अब वो कह रहे हैं कि जी अब आपने बॉक्स लेबल प्रिंट करने हैं, इनकी क्या जरूरत है? देखें, बॉक्स के ऊपर जब तक कोई लेबलिंग नहीं हुई होगी तो ना तो यूपीएस वाले अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये सामान कहाँ से उठाना है और कहाँ भेजना है, और ना ही अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर वाले जज कर सकेंगे कि ये सामान किसका आया है और क्यों आया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बॉक्स लेबल की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आइटम लेबल आपकी आइटम के ऊपर लगता है, और अगर आप सप्लायर से लगवाएं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, और अगर आप वेयर हाउस वालों से लगवाएं तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करते हैं। जो बॉक्स लेबल होता है वो चाहे आप खुद लगा लें, वेयर हाउस वाले से लगवा लें, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। बॉक्स लेबल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बॉक्स के ऊपर लगाया जाता है। हमने यहाँ से क्या करना होता है, जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग सेलेक्ट हुई हुई है, वैसे दो ही आती हैं इसके अंदर लेआउट, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। आपको जिसमें भी रिक्वायर्ड होता है आप उसको सिलेक्ट कर लें और इसको प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरह से नजर आ रहा है। हमने 4 बॉक्सेस थे हमारे पास, तो टोटल 8 हमें ये पेजेस मिले होंगे। ये देखिए 1/8 लिखा हुआ है। पहला वाला अमेजोन के लिए है, अमेजोन आइडेंटिफाई करेगा किसका सामान आया है। ठीक है, ये 2 पेपर लगेंगे एक बॉक्स के ऊपर। और जो दूसरे वाला पेपर है वो यूपीएस वालों का है, वो देखेंगे ये सामान कहाँ से उठाना है और कहाँ भेजना है। ठीक है, वो इसको स्कैन करेंगे। तो इस तरह से आप बॉक्स लेबल लगवाते हैं अपने बॉक्स के ऊपर। एक बॉक्स के ऊपर 2 पेपर लगेंगे, एक लगेगा अमेजोन के लिए और दूसरा लगेगा यूपीएस वालों के लिए। इस इस फाइल को आप लोग डाउनलोड करेंगे और अपने वेयर हाउस वालों को भेज देंगे कि मेरे यूपीएस वालों के आने से पहले पहले ये बॉक्स लेबल मेरे बॉक्सेस के ऊपर लगवा के इन्वेंट्री रेडी कर दें। तो वो उसी दिन आपकी इन्वेंट्री के ऊपर बॉक्स लेबल लगा के रेडी कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका शिपमेंट प्लान। स्टेप 3 पे आके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, मैं यूके से प्राइवेट वेयर हाउस से फुलफिलमेंट सेंटर तक अमेजोन के उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपके बॉक्सेस जो भी थे 4 वो कंफर्म हो गए, उनका वेट आ गया, उनकी डायमेंशन आ गई, और यूपीएस वालों ने इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। अब आप जो है इसको कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं? ठीक है, ये आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट हो गया है। अब आप इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? इन्वेंट्री की टैब पे आएंगे, मैनेज एफपीए शिपमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री की टैब पे आके मैनेज एफपीए शिपमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बना हुआ जो शिपमेंट प्लान है वो नजर आएगा। ये देखें, ये अभी हमने बनाया है 24 अप्रैल को, अभी 11:21 पे, 11:23 पे, और ये अभी रेडी टू शिप की ऑप्शन पे आ रहा है। इससे नीचे वाला जो है वो शिफ्ट हो चुका है, उससे नीचे वाला हमारा क्लोज हो चुका है, उससे नीचे वाला हमने कैंसिल किया था। तो आपको ये स्टेटस नजर आ रहे होते हैं कि अभी आपका स्टेटस क्या है। अगर उससे नीचे वाले देखें तो कुछ रिसीविंग में भी आ रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक रिसीव नहीं हुए मुकम्मल तौर पे। अच्छा, अब जो रेडी टू शिप है जो हमने अभी बनाया है, हम उसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, ट्रैक करते हैं इसको। शिपमेंट क्रिएटेड आपकी टिक नजर आ रही है। अभी चूंकि हमने अभी क्रिएट किया है तो उसने सिर्फ असाइन किया है कि किन किन अमेजोन के वेयर हाउसेस में ये सामान जाएगा। 2 बॉक्सेस इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे। ये अमेजोन की अपनी मर्जी होती है कि उसने किस नियरेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर में सामान भेजना है या इन्वेंट्री भेजनी है। देन उसके बाद एक दिन के बाद ये इन ट्रांजिट में जाएगा, फिर डिलीवर्ड में जाएगा, फिर चेक इन में जाएगा, फिर रिसीविंग में जाएगा। जैसे जैसे ये ब्लू होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि स्टेटस क्या है, ट्रांजिट में है, डिलीवर्ड में है, चेक इन में है, या रिसीविंग के अंदर है। ठीक है, या शिपमेंट क्लोज हो चुकी है। इसको मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ठीक है, कोई ऐसा कंप्लीट वाला दिखाती हूँ जिसको आप देख के अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इस वाले को हम देख लेते हैं जो शिफ्ट हो चुका हुआ है। शिफ्ट वाले पे जब हमने क्लिक किया तो जब वो क्रिएट हुआ था, हम्म, अच्छा ये शिफ्ट हुआ है अभी, अभी
रिसीव नहीं हुआ, 1 मिनट। इसको देख लेते हैं। ये देखें, शिपमेंट जब क्रिएट हुई थी फिर वो 4 अप्रैल को इन ट्रांजिट चला गया, 5 अप्रैल को उसने डिलीवर करना शुरू किए, 6 अप्रैल को चेक इन हो गई, फुलफिलमेंट सेंटर में पहुंच गई, फिर फुलफिलमेंट सेंटर में रिसीव होते रहे, रिसीविंग होते 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 ये क्लोज होगी तकरीबन 90 डेज के बाद। ठीक है, अभी वो हमें बता रहा है कि अभी 1-2 यूनिट्स हमारे भी रिसीव नहीं हुए। तो इस तरह से आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका शिपमेंट प्लान। अब ऑब्वियसली जो शिपमेंट प्लान है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमें अगर रिक्वायर्ड नहीं था हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने शिपमेंट प्लान बनाया और आपको लगा कि नहीं आज हमें जरूरत नहीं है या अभी हमें नहीं इसको शिप करवाना, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना, चूंकि अभी मैंने ऑब्वियसली डिलीट करना है क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको डिलीट करना भी सिखा रही हूँ। आप ऐसा ना कीजिएगा कि मैडम ने शिपमेंट प्लान बना के डिलीट कर दिया था तो ये हमारे कोर्स का पार्ट है, हमने भी शिपमेंट प्लान बनाना है और डिलीट कर देना है। मैं सिर्फ इसलिए डिलीट कर रही हूँ कि अगर 24 आवर्स गुजर जाएंगे और मुझे याद नहीं रहेगा डिलीट करना, तो जो अभी 16 या 18 पाउंड्स मुझे पड़ने थे वो मुझे पड़ जाएंगे, फजूल में पड़ जाएंगे। हालांकि मैंने इन्वेंट्री नहीं मंगवानी और वो फजूल में मुझे 18 पाउंड्स पड़ जाएंगे 24 घंटे अगर गुजर गए। तो इसलिए मैं इस शिपमेंट प्लान को डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब जो शिपमेंट प्लान मैंने बनाया उसको मैं डिलीट करने लगी हूँ। ट्रैक शिपमेंट पे जाएंगे हम। ठीक है, सेंड टू अमेजोन व्यू, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएटेड यूजिंग के अंदर सेंड टू अमेजोन व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आपने शिपमेंट प्लान बनाया था वो आप डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ट्रैक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड टू अमेजोन व्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेंड टू अमेजोन व्यू पे क्लिक करने के बाद आप उसी पेज पे लैंड कर जाएंगे जहां आपने 3 स्टेप्स कंप्लीट किए थे शिपमेंट प्लान को बनाने के लिए। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आते जाएंगे, यहाँ आपको डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस की ऑप्शन नजर आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अगर 24 घंटों के अंदर मैं इसको कैंसिल नहीं करती तो मुझे कॉरियर चार्जेस चार्ज होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई मुझे भी इन 4 बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट क्योंकि मुझे बाद में याद नहीं रहेगा इसको डिलीट करना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आई कंफर्म दैट any FBA box ID label and shipping labels generated for this workflow will be destroyed, या आप destroyed कर दें, मैं इसको एग्री करती हूँ। डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस पे जब मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरा ये शिपमेंट प्लान डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लें इस पेज को आप एक दफा, आपको कैंसिल्ड का स्टेटस नजर आएगा। ये जो भी हमने बनाया था ये हमने अब कैंसिल कर दिया। ये था हमारा शिपमेंट प्लान। कोई इसके अंदर चीज समझ ना आई हो तो प्लीज पूछ लें। मैं समराइज कर देती हूँ आज और कल के लेक्चर को। हमने लिस्टिंग देखी थी, लिस्टिंग किसे कहते हैं, लिस्ट क्यों बनाई जाती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। टाइटल कैसा लिखा जाए, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखे जाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाए, बैकएंड सर्च टर्म्स कैसे बनती हैं, रिव्यूज की क्या अहमियत होती है, रेटिंग की क्या अहमियत होती है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था कि एक डमी लिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, डमी लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है। लिस्टिंग क्रिएशन हमने देखी कल भी और आज भी कि हमने एक सिंगल एसकेयू ऐड करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर हमने वेरिएशन साथ में ही ऐड करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है। फिर हमने ये भी देखा था कि लिस्टिंग क्रिएशन से पहले हमें प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने चाहिए, जिसमें यूपीसी कोड था, कीवर्ड्स थे, प्लस इमेजेस थे। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा कि जी इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होती है। नहीं नहीं, इन्वेंट्री प्लानिंग नहीं देखी थी हमने। हमने फिर देखा था कि ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है और 5665 एरर क्या होता है। ठीक है, एरर कैसे दूर किया जाता है ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, मैंने आज भी एक्सप्लेन करके आपको इंसर्ट कार्ड भी दिखा दिया, यूपीसी उस पर कैसे लगता है ये भी बता दिया। उसके बाद हमने वेरिएशन आज के दिन में ऐड की। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने आइटम लेबल्स कहाँ से प्रिंट होते हैं, उसकी अहमियत क्या है, कौन लगाता है, किसको भेजे जाते हैं, ये पढ़ा। फिर हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, उसके अंदर हमने इंडिविजुअल यूनिट्स किसे कहते हैं, न्यू केस पैक किसे कहते हैं, वेयर हाउस का एड्रेस कैसे डालना है। शिपमेंट प्लान क्रिएशन के जो 3 स्टेप्स थे वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किए। शिपमेंट क्रिएट की, लाइव शिपमेंट क्रिएट की, और उसके बाद शिपमेंट डिलीट करने का भी रास्ता मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको जरूरत पेश आए, आपको वो प्लान डिलीट करना हो तो आप कैसे करते हैं। तो ये हमने 2 दिन के अंदर सब कवर अप किया है। इसमें अगर किसी किस्म का कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स गुजरे थे, प्रोडक्ट हंटिंग के, सोर्सिंग के, आईडी क्रिएशन के, और लिस्टिंग क्रिएशन ऑब्वियसली जो हमने कल और आज की है, उससे रिलेटेड अगर आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं, आप लोग 1 बाय 1 हैंड रेस करें। मैं वॉइस में आपके आंसर लूंगी और वॉइस में ही आपको बताऊंगी कि इसका जवाब क्या था। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हैं। जी हफ्सा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि ये जो चाइना से यूके आएगा सामान, इन्वेंट्री, तो वो होगी, अम, क्या कहते हैं उसको, कुछ एक वर्ड है उसके लिए, एक जगह पे रखेंगे, फिर उसके बाद वो अमेज़न के ऑफिस जाएगा ना, अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगा। जी बिल्कुल, हम ये करते हैं, रिकमेंडेड यही है कि हम एक प्राइवेट वेयर हाउस अपना बुक करते हैं जिसको कहते हैं 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें खदशा होता है कि अगर हमारे यूनिट्स उस तरतीब से, उस स्पेस में, उस लिहाज से ना बिक सके तो क्या होगा। ठीक है, तो ओके उसके लिए हम अपने आप को आगे बड़े खतरे से बचाने के लिए अपने आईपीआई स्कोर को, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स के स्कोर को मेंटेन करने के लिए हम वेयर हाउस, अपने प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री रखते हैं और कुछ कुछ यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। तो जो कुछ कुछ यूनिट्स हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने हैं, 1000, 2000, 1500, 3000, 200, 300, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं और वहां डिलीवर करवाते हैं। ओके मैम। और मैम यहाँ से वहाँ जाने में, अमेज़न के वेयर हाउस जाने में 90 डेज़ लगेंगे, और उससे पहले अगर वो खत्म हो जाए तो फिर तो गैप आ जाएगा बिल्कुल बहुत भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है, 90 डेज आपको किसने कहा है लगेंगे। चाइना से आने में आपको 3 महीने लग जाते हैं इन्वेंट्री को। लेकिन अगर आपने प्राइवेट वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है तो 7 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज। ओके मैम, सही। और और कोई मैम, सवाल? हम इसकी प्रैक्टिस सिर्फ उसी सूरत में, ये सेलर अकाउंट वगैरह, ये जो आपने जो भी सिखाया है, इसको तो बस हम आपकी वीडियो ही देख सकते हैं, इसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है, और जब जी हम बिल्कुल, उसके लिए आप क्लाइंट ढूंढें और क्लाइंट के साथ काम करें। ओके मैम, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। वेलकम। जी सानिया, आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज सवाल पूछें। मैम मुझे पूछना था कि ईबीसी जो है, कंटेंट, ए प्लस कंटेंट, वो हर टाइप के सेलर सेंट्रल अकाउंट्स के ऊपर अलाउड होता है या प्राइम के लिए सिर्फ? हर सेलर सेंट्रल पे अलाउड होता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड। ओके, अगर आपके मतलब पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है अमेजोन के साथ, आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, देन आप नहीं कर सकते। ओके, मतलब प्राइवेट लेबल के लिए है। जी बिल्कुल, प्राइवेट लेवल के लिए। और उसके अलावा आईपीआई बता दें क्या होता है, वो हमें नहीं पता लास्ट टाइम से।
डिस्कस नहीं हुआ। आईपीआई अभी मैंने एक्सप्लेन किया है हफ्सा को, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके। ठीक है, अगर हम अमेजोन हमें एक स्कोर असाइन करता है 350 से, लाइक ये होता है आपका 0 से लेके 1000 तक। ठीक है, जी अगर आपका स्कोर जो आपकी डिपेंड करता है सेल वेलोसिटी पे, आपने अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर अपनी इन्वेंट्री रखी हुई है और वो बिक नहीं रही, तो जी अमेजोन क्यों आपकी इन्वेंट्री अपने पास बर्दाश्त करेगा? वो तो आपको पेनलाइज करेगा ना, कि या तो इस इन्वेंट्री को उठा लो, सेल प्राइस में बेच दो, घाटे में बेच दो, या अपने पास वापस मंगवा लो। ठीक है, वो आपको किस तरह से मजबूर कर देता है कि वो हर महीने आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट होती है उसको बढ़ाता रहता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो आईपीआई स्कोर होता है वो 350 से कम हो जाता है, 250, 150। तो इस वजह से वो आपसे स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा चार्ज करा होता है, फिर आपका वहां रहना मुश्किल हो जाता है, आपकी इन्वेंट्री का वहां रखना। तो हम क्या करते हैं, आईपीआई स्कोर मेंटेन करने के लिए, 350 से ऊपर रखने के लिए, हम कुछ कुछ यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस भेजते हैं, ताकि वो भी सुकून में रहे और हम भी सुकून में रहे। ठीक है, ओके तो ये होता है आपका आईपीआई स्कोर। ओके। अगर 450 है, 550 है, 600 है, क्वाइट गुड, इसका मतलब है आपकी सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी है, आप जो सामान मंगवा रहे हैं धड़ाधड़ बिक रहा है, और अमेजोन भी आपसे खुश है, आप सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर कम है, 350 से कम है, तो फिर आप मजबूर हैं और अमेजोन आपको नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है। आपको और मतलब इन्वेंट्री को नहीं बर्दाश्त करेगा। जी जी ठीक हो गया। मतलब मुझे लगा कि वो जस्ट फिक्स्ड होती है इन्वेंट्री के चार्जेस मंथली, बट वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये वो मुझे पर क्लियर हो यूनिट गया। चार्ज करते हैं आपसे। जी जी, एक महीना उसने आपसे कम चार्ज किया, उससे अगले महीने उससे ज्यादा चार्ज करेगा, उससे अगले महीने उससे ज्यादा चार्ज करेगा, कहेगा कि इन्वेंट्री उठा लें फिर अपनी, अगर आपने खाम खा मेरी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। सही। ओके। और मैम जो हम डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो हम कितना टाइम पहले करेंगे लिस्टिंग को लाइव? लाइव करने से इन्वेंट्री वहां पहुंच जाएगी जब यूके तब करेंगे, या जब ऑर्डर कर देंगे तब? नहीं, देखें, आपने आइटम लेवल्स चूंकि लगवाने होते हैं, तो आपने भी जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया है और अगर आपका सेलर सेंटर बना हुआ है, जी तो आप डमी लिस्ट क्रिएट कर लें, ठीक है। और उसकी जो रिलीज डेट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जब हम मोर एट्रीब्यूट्स को ऑन करते हैं तो वहां रिलीज डेट आ रही होती है, जी वो जी फिर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रखें। आपको पता होता है कि अच्छा मेरी इन्वेंट्री 3-4 महीने के बाद पहुंचेगी या 3 महीने के बाद पहुंचेगी, तो हो उससे फायदा ये होगा कि आप आइटम लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा लेते हैं सप्लायर से। ओके ठीक है। ओके ठीक हो गया। और मैम उसके अलावा मुझे ये पूछना है कि जो वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, हम्म। वो सब मार्केट्स के अंदर अप्लाई होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर? अभी यूके में अप्लाई होता है ये वीएटी, स्पेशली यूके के अंदर टैक्स सिस्टम है जो वहां पे अप्लाई होता है। ओके यूएसए के अंदर customer is responsible to pay the GST. The seller is not responsible to pay the GST. ठीक है, तो ये एक टैक्स सिस्टम है जो यूके के अंदर अप्लाई होता है, वीएटी। ओके। और मैम हमारी जो आउटलाइन थी कोर्स की, उसके अंदर हंटिंग के जो सब पॉइंट्स थे, उनके नीचे फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था, वो हमें नहीं पता, डिस्कस नहीं हुई। वो क्या होती है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी यही है कि आपने जब क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट फाइनल करके देनी है, तो आप उसके सारे स्टैट्स लगाएं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप उसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल के उसको बताएं, आप उसको सप्लायर रिकमेंडेशन दें। ये आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। और इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा, आप लोगों का एडवांस हंटिंग और वैलिडेशन का सेशन हो गया हुआ है या अभी होना है? लाइक ये आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है? नो मैम, वो नहीं हुआ, इसीलिए तो हम लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो हंटिंग उसके के अंदर ही अंदर आना था ना। यस, वो हंटिंग में आएगा। अभी अगर आपका सेशन एक रहता है, वो फिर आपका आफ्टर ईद हो जाएगा इंशाल्लाह सेशन, कोई इशू ओके बात नहीं, वो कुछ छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ओके डिलीवर होगा। कंजूसी नहीं होगी कि हमने आपको ये नहीं सिखाना। ठीक है। ओके। और वो मैम मैक्सिमम सीपीआर नंबर है कोई फिक्स्ड वैल्यू? कोई मैक्सिमम सीपीआर नहीं होता, ये कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, कितना टफ कीवर्ड है उसका उतना मैक्सिमम सीपीआर होगा, जितना हल्का कीवर्ड होगा उसका उतना कम सीपीआर होगा। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी निदा यासिर, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपने कल कहा कि वो फ्री डिलीवरी आप नीचे मेंशन नहीं करनी, लाइक हमने अपना मैन्युफैक्चरर भी अपना ही ब्रांड का नेम लिखना है
तो अक्सर हम जो प्रोडक्ट्स देखते हैं अमेज़न पे उसके नीचे लिखा होता है कि फ्री डिलीवरी या वो उस पे होता है, सेल पे होता है। तो आपने कल कहा कि वो फ्री डिलीवरी आपने नीचे मेंशन नहीं करना। जी एज़ अ बिल्कुल न्यू एज़ अ नहीं न्यू आप सेलर हमने नहीं करना कि वैसे ही ये नहीं होता, अलाउ नहीं होता? जो आप लिस्टिंग पे देखती हैं फ्री डिलीवरी और सेम डे डिलीवरी या प्राइम बायर्स के लिए, ये अमेज़न ने खुद मेंशन किया होता है, ये लिस्टिंग के अंदर की चीज नहीं है। ये मैंने हमारी आपको चीज़ नहीं है। क्या है कि लिस्टिंग के अंदर, कंटेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर या बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने ये चीजें मेंशन नहीं करनी। आपने फुलफिलमेंट बाय अमेज़न लिया हुआ है तो अमेज़न उसके ऊपर जिस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट लगा रहा है सेम डे डिलीवरी की या फ्री डिलीवरी की, वो अमेज़न लगा रहा है आपकी लिस्ट के ऊपर, आप खुद नहीं कर रहे ये सब। जी, जी, ठीक है। और मैम जो A+ कंटेंट के लिए जो फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, वो भी हमने ही करवानी है कि वो जो हमारा जो सप्लायर होगा उसने करवानी है? सप्लायर तो आपको फोटोग्राफी करवा के नहीं देगा। फोटोग्राफी तो आपने जो भी करवानी है, चाहे प्रोडक्ट की करवानी है, चाहे प्लस कंटेंट की करवानी है, आपको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता है और उससे आप सारा काम करवाते हैं। वो हम कोई भी हमारी प्रोडक्ट हो, वो हम हर एक की करवा के रखेंगे A+ कंटेंट के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करवाने जा रहे हैं, आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट का फोटोशूट करवाते हैं। लाइक वो ज़रा कॉस्टली हो इसलिए कि बस वो नॉर्मल रेंज में हो, हम फिर भी नहीं करवाएँगे? देखिए, जिस मतलब हमें प्रोडक्ट का प्रॉफ़िट अगर आप ज़्यादा मिल रहा है तो हम करवा लें, अगर नहीं प्रॉफ़िट ज़्यादा मिल रहा तो फिर हम रहने दें, ऐसा हो सकता है? किस में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है आपको? हमारी जो प्रोडक्ट है अगर उसमें हमें प्रॉफ़िट मार्जिन हमारा ज़्यादा निकल रहा है तो हम उसका A+ कंटेंट भी करवा दें, अगर नहीं निकल रहा तो फिर हम रहने दें, ऐसा होता है? अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई लॉन्च ही नहीं कर रहा, उसको कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप फोटोग्राफी करवा के क्या करेंगी? तो ये किस पॉइंट पे जाके हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये फ़ोटोग्राफ करवानी? आपके पास जब इन्वेस्टर आता है, आपको हायर करता है कि निदा मुझे आप एक प्रोडक्ट निकाल के दें, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दें, उसको सोर्स करके दें, मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 20 से 25 हज़ार का बजट है, ठीक है, तो तब आप फोटोग्राफी, कंटेंट, प्री लॉन्च की तैयारी की तरफ जाएंगी। ठीक है, अभी अगर आप दिन की 10 प्रोडक्ट ढूंढ रही हैं तो क्या आप 10 प्रोडक्ट का फोटोशूट करवा के अपने पास रखेंगी? और वो कोई नहीं। खरीदे ना खरीदे तो क्या होगा? जी, ठीक है। और मैम एक और क्वेश्चन था कि हर हमारी जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, हर एक का केस ओपन हो सकता है, हर एक को हमें प्रूव करवाना होगा कि अगर जब हम ऑथेंटिक हो जाएँ वहाँ पे अमेज़न पे फिर नहीं होता ऐसा? अमेज़न आपका डाटा नहीं लेता, आपके क्लाइंट्स का डाटा उसके पास होता है, उनकी क्लाइंट्स की ब्रांड नेम उसके पास होते हैं। तो आप अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं और उसके साथ ही दूसरी, तीसरी, चौथी प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट ऐड करिए, तो हर किसी के ऊपर उसको 5665 एरर आता है, वो हर किसी को एक अलग इंडिविजुअल डील कर रहा होता है। तो आपका कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसपे वो आपको कहता है कि आप निदा जो है मेरी रेगुलर कस्टमर है तो मैंने इसको कुछ नहीं कहना। अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। जी राशिद महमूद, आप, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मैम, एक सवाल मैंने ये करना था कि जो ये जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, जैसे ये अमेज़न की तरफ से एक तरतीब दिया हुआ है या कि आपकी टीम की तरफ से, या और दूसरी बात ये मैंने करनी थी कि जो क्लाइंट हमें प्रोडक्ट का कहेगा उसका अपना अलग क्राइटेरिया होगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि अमेज़न की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जी प्रोडक्ट इस पे मीट करेगी तो आपकी सक्सेसफुल है। ये हर कंपनी का, हर इदारे का एक अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा ई कॉमरेड्स का क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपकी सक्सेस की रेशो जो है वो तकरीबन 90 to 95% होती है कि अगर आप इस मीट करते हुए क्राइटेरिया की कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपका जो चांस होता है रिस्क का वो कम हो जाता है। दूसरा आपका सवाल जो था वो ये था कि जो क्लाइंट होगा उसका अपना अलग क्लाइंट, क्राइटेरिया होगा? उसमें ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। अगर वो कोई कह रहा है कि जी मैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपसे प्रोडक्ट ढूंढवाना चाह रहा हूँ, मैं एक नीश के अंदर इंटरेस्टेड हूँ,
जैसे पेट सप्लाईज के अंदर, तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी नहीं जी मेरे इदारे ने ई कॉमरेट्स का क्राइटेरिया मैं फॉलो करता हूँ, मैं और किसी क्राइटेरिया पे काम नहीं करता। तो अगर आपको कस्टमाइज क्राइटेरिया कोई क्लाइंट दे रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे, और अगर क्लाइंट कह रहा है कि जी आप मुझे खुद ढूंढ के दें तो फिर आप हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। और अगर ये वो अपना क्राइटेरिया देता है या कोई ऐसा टफ होता है तो उस हिसाब से हम चार्जिंग जो होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल मैंने ये करना था कि फर्ज करें अगर हम सारी चीजें सीख लेते हैं, जिस तरह आप माशाल्लाह समझा रहे हैं, सारी चीजें सीख लेते हैं सारी कैटेगरी, तो क्लाइंट हम कहाँ से सर्च करेंगे, किस जराए से इसके सर्च करेंगे? इसके ऊपर भी आपका बाकायदा तौर पे सेशन है। फाइवर और अपवर्क हमारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर कैसे काम किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस पर पूरा सेशन है आपका। तो वहां से आप सीखेंगे, आपको पता लगेगा कि क्लाइंट कैसे ढूंढे जाएंगे। अच्छा, और ये जो अभी आप बता रहे थे कि वो एडवांस हंटिंग के बारे में एक लेक्चर होगा, तो उसमें कोई नई चीज क्या बताई जाएगी? वो जब लेक्चर होगा तो आपको पता लग जाएगा ना। एडवांस हंटिंग की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्रांड एनालिटिक्स शीट के थ्रू उसको डिफरेंट फार्मूलाज एक्सेल के ऊपर लगा के आप एक ही बटन से 10-10 आइडियाज ले सकते हैं। तो जब आप उस पेज पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं काइंडली अपना हैंड रेज करें। मैं अब लिस्ट में से कहाँ आपको फरासत पहले ढूंढूं और फिर आपको अनम्यूट करूं। ये आप आ गए हैं जी, ये लें फरासत, आपको अनम्यूट कर दिए, पूछें सवाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पिक्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जो सप्लायर है वो हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट भिजवा देता है। लेट इन केस अगर हम यूके के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट तो वहाँ पे पहुँच चुकी है, तो हम इसकी पिक्स वगैरह फिर हम यूके में कोई फोटोग्राफर हायर करेंगे उसकी पिक्स के लिए, उसके ए प्लस कॉन्टेंट के लिए, या हम अपने पास मंगवाएंगे कोई एक प्रोडक्ट का पीस? अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने अपने सप्लायर से जो कि चाइना में बैठा हुआ है उससे कहना है कि एक सैंपल बाकायदा तौर पर रेडी करके आपको भेज दे। जब सैंपल आपके पास होगा तब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप पाकिस्तान से करवा लें, आपके पास ऑप्शंस है कि आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर से कोई चाहे चाइना के अंदर मौजूद फोटोग्राफर से करवा लें, या अगर आपका सामान यूके पहुंच चुका है और आपके पास सैंपल मौजूद नहीं था तो फिर आप यूके के किसी फोटोग्राफर को हायर करके उससे फोटोग्राफी करवा सकते हैं। तो नहीं, तो ये ज्यादा सैंपल बेटर जो होता है ये तो हम प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर होने से पहले मंगवाते हैं, हम जस्ट नहीं, उसकी क्वालिटी ये देखने के लिए सैंपल मंगवाते हैं सैंपल। ये सैंपल आपका तब आएगा जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई होगी, आप एक सैंपल अपने पास अपनी प्रोडक्ट का मंगवाएंगे। अच्छा, क्योंकि मतलब लास्ट जो शफकत साहब ने क्लास ली थी उन्होंने तो कहा था वो कि हमें सैंपल जब हमारी इवैल्यूएशन प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए था, ठीक है, वो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए था कि क्या वो जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है ये वही प्रोडक्ट है जो आप देखना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए सैंपल था। ये अब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है, अब एक सैंपल आपको चाहिए, क्योंकि उस सैंपल की बेसिस पे आपने फोटो शूट करवाना है, उस सैंपल की बेसिस पे आपने वीडियो शूट करवाना है। तो वो सैंपल आपके पास, आपकी कस्टमाइज सैंपल होगा, आपका लोगो लगा हुआ, तो आप उसको शूट करवाएंगे ना। हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान ना भी मंगवाएं तो आप हम्म, चाइना के फोटोग्राफर से करवा सकते हैं। तो आप चाइना सप्लायर से कहेंगे कि आप मुझे पाकिस्तान ना भेजो, इस एड्रेस पे मेरे फोटोग्राफर को भेज दो, वो वहां भेज देगा। ठीक है, क्योंकि शफकत सर ने तो कहा था कि मतलब इन केस जब हमारी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो हम वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन टीम हायर करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करता है, और अगर वो ठीक है तो हम फर्दर आगे उसको मूव करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है प्रोसेस। अब इंस्पेक्शन टीम और फोटोग्राफर का क्या ताल्लुक है आपस में? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर इंस्पेक्शन टीम हमारी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर लेती है, अगर वो प्रोडक्ट ठीक है तो फिर हमें अपने पास मंगवाने की क्या ज़रूरत है एक पीस को उसको फरासत चेक मैं करने आपको के लिए? बता तो रही हूँ कि आपने इसकी क्वालिटी थोड़ी चेक करनी है। अब तो आपको फोटो शूट करवाना है, अब तो आपने वीडियो शूट करवाना है, तो वीडियो में आपकी प्रोडक्ट होगी तो आप उसको शूट करवाएंगे ना। ठीक है, तो इट्स वो मस्ट कि सैंपल हमें अब अपने आप पास इवेल्युएशन पीस के मत लिए नहीं मंगवाना बुला है। रहे। जी, वो सैंपल अब आप इवेल्युएशन के लिए या उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए नहीं बुला रहे। अब आपको
आपको जरूरत है उसकी फोटोग्राफी करवाने की, आपको जरूरत है उसका वीडियो शूट करवाने की, तो इसलिए आपने सैंपल अपने पास मंगवाया या डायरेक्टली आपने फोटोग्राफर को भेज दिया है? ठीक है, तो अगर इनकेस हमारे पास एक पीस है, ठीक है, हमने उसको फोटोग्राफी के लिए मंगवा लिया है, तो फिर ये 5665 एरर जो है वो भी तो हम उसी के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं ना। बिल्कुल कर अगर सकते हमारे हैं। पास आपके एक, पास हाँ आपके पास आ गई प्रोडक्ट, तो आप मोबाइल से फोटोज लें उसकी और आप अपलोड कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। किसी और का कोई सवाल है तो वो भी प्लीज पूछ लें। अब ये फरासत की प्रोफाइल कहाँ चली गई है, इनको म्यूट कैसे करूं मैं? चलो यहाँ से कर देती हूँ जी। और किसी का सवाल है तो प्लीज हैंड रेज योर हैंड, ताकि मैं अनम्यूट करूँ और फिर आप लोगों को जवाब दे दूँ। जी निदा, मैंने यही एक्सप्लेन किया है। किसी और का सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं, प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि मैं आप लोगों को अनम्यूट करके आप लोगों के सवाल को कैटर कर सकूं। जी राशिद साहब। जी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, वो मैंने पूछना ये था कि हाफिज अहमद साहब दोबारा इंट्रोडक्शन का कोई करेंगे, लेक्चर दोबारा होगा? सेशन या इंडक्शन सेशन की बात करें आप? जी जी। वो तो अब इनके आने पे ही पता लगेगा, अभी तक वो उम्रा पे हैं, जब वापस आएंगे देन ही डिसाइड होगा। आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है। जी हफ्सा। मैम मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे हम खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फिर हम प्रोडक्ट अगर हमने हंट नहीं करी है तो हम आउटसोर्स करके हंट करवा लें, फिर उसके बाद फिर यही पूरा प्रोसेस यही होगा हमारा सोर्सिंग का और ये सब कुछ, हम यही वाला तरीका अपनाएंगे अपने लिए भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रही हैं आप। ओके, सही है। और मैम अगर हमको जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमको गाइडेंस चाहिए होगी तो हम वो आप लोगों से ही लेंगे? बिल्कुल जी, लाइफ टाइम असिस्टेंस है आप लोगों के पास। जब आपको इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या क्लाइंट आ गया है, कहीं पे भी स्टक है, हेल्प चाहिए, तो आप टीम के साथ राब्ता कर सकती हैं। जो मौजूदा ट्रेनर है उसके साथ राब्ता कर सकती हैं। जो जिस किस्म की भी असिस्टेंस चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। जी ओके मैम। और मैम मैं एक और चीज थी, मैं जब मसला हो रहा है मुझे कि अलीबाबा की सोर्सिंग के लिए जब मैं गूगल से साइन इन हो रही हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा टेम्परेरी अकाउंट नहीं चल रहा, जबकि मेरा वही वाला अकाउंट चल रहा है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? होता है समटाइम्स। आप अपने कैशे क्लियर्स करें, हिस्ट्री क्लियर करें, और उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नई ईमेल बना लें और उसके साथ साइन इन। ओके मैम, जीमेल से जाके मैं नहीं बना लूँ? जी बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी सानिया। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। जब हम कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं, जब एक्सरे रन करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमें मिल जाती है, देन हमने कंपैटिटर सेलेक्ट करना है तो वो किस तरह करेंगे? मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है इस चीज़ की कि एक तो हम बेस्ट सेलर वाला ढूंढते हैं, ठीक है, अगर वो ना मिले तो हाई रिव्यूज वाला देखते हैं, और फिर उसकी प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमने सप्लायर को कॉपी करके देनी होती हैं। उसके बाद जो टॉप 10 के अंदर हमने जिस कंपेटिटर का मुकाबला करना है वो सेपरेट होगा ना, क्योंकि जी जो जी दो कंपेटिटर्स आपके पास होते हैं इस केस में। ओके नंबर वन, जिसको हम मटेरियल वाइज कॉपी कर रहे हैं और वो ओके मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है, उसके अच्छा रेवेन्यू है। खाली हम रिव्यूज नहीं देखेंगे, उसका रेवेन्यू भी दमदार होना चाहिए, ठीक है। ओके, वो वही होगा ना जो हमें मतलब सबसे कॉन्फिडेंस, टॉप पे? यस
यस बिल्कुल, या तो वो बेस्ट सेलर होगा, अमेजोन चॉइस होगा, या फिर वो वैसे ही जो है वो अच्छे रिव्यूज और रेवेन्यू लेके पहले ही टॉप पे बैठा होता है। ओके उससे हमारा ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ये प्रोडक्ट डिमांड पसंद है इसकी, लाइक जनता पसंद करती है, आवाम पसंद करती है। ठीक है। जी सेकंड कंपेटिटर हम वो निकालेंगे जो सेम फर्स्ट कंपेटिटर को कॉपी कर रहा होगा उसी की प्रोडक्ट को, लेकिन रिव्यूज उसके कम होंगे और रेवेन्यू अच्छा होगा, बेटर होगा। ठीक है। ठीक तो है हम जी ये सोचते हैं कि इसको हम रिव्यूज में compete कर सकते हैं, तो वो हमारा सेकंड कंपेटिटर होता है। ओके बट मैम सर ने कहा था कि अमेजोन चॉइस वाले को नहीं देखना, आपने सिलेक्ट नहीं करना। वो वो क्यों फिर होता है, अमेजोन चॉइस क्यों आता है उसके ऊपर? कि ये नहीं होता कि सिर्फ अमेजोन चॉइस है, हम बाकी चीजें भी देख रहे होते हैं, हम रिव्यूज रेवेन्यू देख रहे होते हैं, उसकी लिस्टिंग की डेट देख रहे होते हैं। ओके ओके अमेजोन चॉइस जो होता है ना, वो एक कीवर्ड पे मिल रहा होता है। हो सकता है आप जिस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं उस पे किसी और को अमेजोन चॉइस मिला हो। ठीक है। जब जी आप दूसरा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी और को अमेजोन चॉइस मिला होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला ठीक है। तो इसलिए ओके अमेजोन चॉइस को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जो अच्छा वाला बड़ा वाला कंपेटिटर होता है, जो मेन कंपेटिटर होता है, वो अमेजोन चॉइस का बैच लेके बैठा होता है या बेस्ट सेलर का लेके बैठा होता है। ओके थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। राशि साहब, आप एक ही दफा प्लीज सवाल कर लें, फिर आप बार बार जो है हैंड रेस करें, शायद किसी और का भी मौका दीजिए प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जी जी पूछें। जी मैम, मैंने ये कहना था कि अनस्टूल्ड वालों का काफी प्रॉब्लम आ रहा है वो, जब भी हम यूज करते हैं। लेकिन वो जाती तौर पे तो वो काफी गाइड करते हैं जब भी हमें मसला आता है, लेकिन बार बार उनसे रब्ता करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी और का रिकमेंड करें टूल्स वालों का कि अच्छे हों जो। एक तो राबिया अली है, राबिया टूल्स हैं, वो भी आप लोग ट्राई करके देख लें। अनस टूल्स हैं, वो देख लें। ये शेयर टूल्स ऐसे ही करते हैं, शेयर टूल्स के अंदर प्रॉब्लम आता ही आता है आप लोगों को। उसके लिए फिर आप कैशू क्लियर किया करें, आप अपनी हिस्ट्री क्लियर किया करें, और जो है वो कस्टमर सपोर्ट से उनकी रब्ता करें। यही सोल्यूशन है बस। ये जो टूल्स हैं ये तो सिर्फ हंटिंग के लिए यूज होंगे ना? ये टूल्स आपके हंटिंग में भी यूज होते हैं और पीपीसी में भी यूज होंगे आगे जाके। अच्छा ठीक है। अगर हम ये डायरेक्ट गूगल से परचेज करते हैं तो उसके लिए तो कोई गाइडेंस वाला नहीं होगा ना, वो तो हम सिर्फ यूज ही बहुत करेंगे। कॉस्टली होते हैं। आपको ये तकरीबन $180 पर मंथ पे आपको जेएस मिलेगा, और $200 पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपको हीलियम की मिलेगी। अच्छा ठीक है जी, ओके। जी माहा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। तो मैम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जो हम एफबीए कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें कई जो है प्रॉफिट मार्जिन और जो नेट मार्जिन है उसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब अगर वो लो आता है तो ठीक है या हाई आता है तो ठीक है, जो हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं उससे। नेट मार्जिन आपका 40% से अबव होना चाहिए। ठीक है। 40% से अगर कम है तो इसका मतलब है थोड़ी सी टफ प्रोडक्ट है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हो सकता है उसके ऊपर आपको मार्जिन बचे ना बचे आफ्टर एडवर्टीजमेंट। तो 40% से ऊपर अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही है जो 40% सिक्योर कर रही है प्रॉफिट मार्जिन, तो उसमें भी आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर आप एडवर्टीजमेंट चला भी रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा निकाल के भी आपको 15-20% बचेगा या 15% बचेगा। तो ये प्लस होता है कि जितना नेट मार्जिन आपका ज्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैम जैसे अगर हमारा मार्जिन जो है वो 50 से अबव आ रहा है और प्रॉफिट हमारा 6 पॉइंट समथिंग में या 8 पॉइंट समथिंग में आ रहा है तो वो ठीक होगा? ठीक है, वो उसी की तो परसेंटेज दिखा रहा है। यानी कि आप एक $10 में कोई चीज बेच रहे हैं और आपको $4 बच रहे हैं, तो वो आपको बता रहा है कि ये तकरीबन कोई इसका 20% या 30% है। तो ये आपको वो जो 8.75 समथिंग बता रहा है, वो आपको पाउंड्स के अंदर पैसों की सूरत में बता रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट आप इतने में बेचोगे तो इतने रुपए या इतने पैसे आपको बच जाएंगे। और जो उसकी परसेंटेज है वो ये आपको परसेंटेज बता रही है, रेशो बता रही है कि इतने परसेंट आपका प्रॉफिट बनेगा। वो थैंक यू। हो गया क्लियर? जी थैंक यू। यू आर वेलकम।
जी किसी और का सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन मैं आपको जवाब दे दूं, अदरवाइज फिर हम सेशन वाइंड अप कर देते हैं। इट्स 12:01 नाउ। अच्छा, अब जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है वो आफ्टर ईद होगा। नेक्स्ट वीक में कोई लेक्चर नहीं है, ताकरातों की वजह से हम जो है वो जो आउट ऑफ स्टेशन लोग हैं या जैसे फिजिकल क्लास, मतलब कोई भी हमारी क्लास नहीं है सेशन से रिलेटेड, ना ही फिजिकल क्लास है ना ही ऑनलाइन क्लास है। तो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आफ्टर ईद होगा, जो भी कमिंग सैटरडे संडे आएगा उसमें। सवालात अब मेरे ख्याल से सबके खत्म हो गए हैं, तो हम सेशन को एंड कर दें। आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गया है? प्लीज मुझे एक तो अपना फीडबैक दे दें, और दूसरा ये भी बता दें कि हम सेशन वाइंड अप कर लें, अभी खत्म कर लें इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह आफ्टर ईद वी विल सी यू सून। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, और अल्लाह हाफिज।